हेलो एवरीवन, स्टडी अंत में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट करने वाले हैं और हम लोगों ने इससे पहले भी दृष्टि की कई सारी मॉक टेस्ट कर रखी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जाके देखिएगा। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ पढ़ना ही एक चीज़ नहीं होता है, उसके अलावा आपको उसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी होती है। इससे आपको ये मालूम पड़ता है कि आपका कौन सा वीक एरिया है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है। जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पर कम फोकस करना है, जो वीक एरिया है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और आपको ये पेपर को सॉल्व करने का एक मेथड भी पता चलेगा इस पूरे वीडियो से, किस तरह से हम पेपर्स को सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम पेपर को अप्रोच करते हैं, किस तरह से हम पेपर को पढ़ते हैं। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा ताकि आप एग्ज़ाम में वहाँ जाके सरप्राइज़ ना हो कि आपको किस तरह से पेपर वहाँ पे आएगा और आप वहाँ पे डरे ना। आपका जो भय है उसको हटाने का इसमें पूरा आपको करना पड़ेगा, इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। और इससे आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मॉक टेस्ट तो लगा के जाना ही है। और अब ये समय आ गया है क्योंकि 22 दिसंबर को एग्ज़ाम घोषित हो चुका है। 22 दिसंबर को फाइनली अब एग्ज़ाम होने वाला है, एक ही शिफ्ट में होगा। तो इसलिए अब आपको पूरी तरह से कमर कस लेनी है और मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। और आपको इससे क्या होगा कि आप एक लय में आ जाएंगे, आपको एक रिदम बन जाएगा कि आपको पेपर करना भी आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर करिएगा। तो आज की जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ है इसको भी हम लोग इसको हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ऐसे आपको मालूम होगा, और इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स के भी इसमें हैं, मतलब ये एक फुल लेंथ टेस्ट की तरह है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है बेसल नॉर्म्स आर रिलेटेड टू। ठीक है, दोनों इसमें लैंग्वेजेस में है, जिसका भी जो माध्यम होगा वो उसमें देख सकता है। और इसको वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद अपने स्कोर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको आंसर बताता चला जाऊंगा और जहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वो भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है, एडिड इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं? देखिए बेसल नॉर्म्स जो होते हैं, जैसे ही मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा अभी आपको तुरंत यहाँ पे पॉज करके अपना आंसर लिखना है, क्योंकि मैं आपको बताता चला जाऊँगा। ठीक है, सो इसमें बेसल नॉर्म्स जो है ये किससे रिलेटेड है, इसको ज़रा अटेम्प्ट करिए। देखिए जो बेसल नॉर्म्स होते हैं ये बैंकिंग रेगुलेशन को एम करते हैं। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं होता है, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट से नहीं होता है, और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से भी रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से पहले आपको एलिमिनेट करते चले जाना है अगर आपको आइडिया नहीं है। और उसके बाद जब अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी आंसर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो एलिमिनेशन करना सीखिए। ठीक है, एलिमिनेशन करना आपको आना चाहिए, तो एलिमिनेशन पे प्रैक्टिस करिए कि क्या क्या नहीं हो सकता, एकदम पॉसिबिलिटी ही नहीं है उस ऑप्शन के होने की। उस पे फोकस करिए, उसको पहले हटाइए। उसको हटाने के बाद आपके पेपर जो होगा काफ़ी इजी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट स्कीम। ठीक है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट स्कीम के बारे में पूछ रहा है, तो इसको ज़रा देखिएगा। देखिए इसमें जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होता है उसमें ट्रांसफ़र प्राइसिंग के ऊपर काम होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ठीक है, तो टू प्रोवाइड सर्टिनिटी ऑन ट्रांसफ़र प्राइसिंग बाय डिटरमाइनिंग आर्म्स लेंथ प्राइस फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन एडवांस। ठीक है, तो ये इकोनॉमी का एक क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कैबिनेट कमिटीज़। कैबिनेट कमिटीज़ के इस पे ऊपर क्वेश्चन है, इसको ज़रा एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, मंत्रिमंडल समितियों, देखिए मंत्रिमंडल जो समितियां होती हैं वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। ठीक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बात तो कुछ भी नहीं होता है, कोई भी इसमें मेंशन नहीं होता है। तो इसमें जो पूछा जा रहा है नॉट ट्रू पूछा जा रहा है, तो इसको ज़रा अंडरलाइन कर लीजिएगा पहले। ठीक है, ये दो टाइप की होती हैं, एक होता है स्टैंडिंग और एक होता है एडहॉक। ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इट इज़ सेटअप बाय द प्रेसिडेंट, इस पर हम लोग आते हैं। दे आर ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइसेस टू रिड्यूस द इनॉर्मस वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट। तो जी हाँ, ये सही बात है कि अब जो कैबिनेट का वर्कलोड होता है उसको कम करने के लिए कैबिनेट कमिटीज़ बनाई जाती हैं, तो ये भी सही है। इसका जो सेटअप है ये प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, ये करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर सेटअप करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉट ट्रू, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। न्यूज़पेपर न्यू इंडिया के बारे में पूछ रहा है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको जरा आप ट्राई करिए।
देखिए जो न्यू इंडिया है वो है आपका एनी बेसेंट का, ठीक है, एनी बेसेंट जी ने न्यू इंडिया लॉन्च किया था न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है आपका रेजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड इन। तो ये दो रेजोल्यूशन है, ये किस आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस होते थे उसमें अडॉप्ट किए गए थे। ये दो रेजोल्यूशंस थे, ये आपको इसमें पता करने हैं। इसमें आता है आपका लाहौर, लखनऊ, कराची और मद्रास, ये 4 सेशंस हैं। इसमें आपको पता करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। देखिए जो इसका सही ऑप्शन है वो है कराची सेशन, ये 1931 में हुआ था, ठीक है, 1931 में हुआ था। और यहीं पे फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, ये दोनों चीज़ें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट की थी रेजोल्यूशन, यानी इसके ऊपर अब काम होगा, इसकी अब डिमांड होने वाली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं व्हाट डज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्राइमरीली रिफर्स टू, ठीक है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। ओके, इसको ट्राई करिए। देखिए जो इसमें सही आंसर है इसका है ऑप्शन बी, द एक्विजिशन ऑफ प्रोड्यूस्ड एसेट इंटेंडेड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मोर देन अ ईयर, ठीक है। तो जब आप कोई एसेट बना रहे होते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इससे आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे एसेट लिखा हुआ है, इससे आप आंसर पे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो खर्चा हो जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जो भी आप गुड्स और सर्विसेज बन रही हैं वो हाउस होल्ड कंज्यूम कर ले रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई एसेट तो नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। एकुमुलेशन ऑफ सेविंग्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी आपको नहीं उसमें होगा, क्योंकि सेविंग्स के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी सीखिए, और उसके बाद आप, अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप एटलीस्ट 2 ऑप्शंस पे आ जाएंगे, ठीक है, 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो एलिमिनेट करना पहले सीखिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विद रेफरेंस टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इन द कंट्री इन द फिजिकल ईयर 23-24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो सर्विस सेक्टर रिसीव द हाइएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो अकाउंटिंग फॉर 16% ऑफ द टोटल। सिंगापुर इमर्ज एज द टॉप कंट्री फॉर एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज, ठीक है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। देखिए जो सर्विस सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एफडीआई किस में आता है, सर्विस सेक्टर में ही आता है। और 2 कंट्रीज़ हैं, देखिए सिंगापुर भी एक टॉप कंट्री है एफडीआई का, लेकिन फिजिकल ईयर 23-24 में सिंगापुर नहीं था, मॉरिशियस था, ठीक है। मॉरिशियस और सिंगापुर यही रहते हैं। जैसे 20 साल के जो था वो मॉरिशियस 25% इक्विटी इनफ्लो किया था और 24% आपका सिंगापुर से था, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है डेटा, लेकिन अभी इस ईयर के लिए 23-24 के लिए मॉरिशियस आपको याद रखना है, ठीक है, मॉरिशियस। तो इसमें ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ओनली 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल आइटम प्लेस्ड विद इन द परव्यू ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, इसके फंक्शनल आइटम्स कौन कौन से नहीं हैं। तो इसको अटेम्प्ट करिए, इसके ऑप्शन पढ़िए और इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। देखिए जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होता है ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, जो 1992 में हुआ था, ठीक है। इसमें पार्ट 9(1) जोड़ा गया था, और उसमें आर्टिकल जो आता है वो आता है 243 से लेकर के 243 ZG तक, ठीक है। और इसके अंडर में ही म्यूनिसिपैलिटीज़ के को 18 ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए थे जिस पे वो काम कर सकते हैं, ठीक है, 18 ऐसे सब्जेक्ट्स। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए, ये पॉलिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन्हीं 18 सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से आते हैं, देखिए ये आपका सही है, ये आता है, ये प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट भी आता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ भी आता है, लेकिन ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडिंग फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ये इसमें नहीं आता है, ठीक है, इसमें नॉट पूछा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये पूछ रहा है कि रूलर्स हैं और इसको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू लास्ट। तो अर्ली से स्टार्ट लास्ट तक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको करना है, तो इसको एक बार अटेम्प्ट करिए। देखिए इसमें जो बहादुर शाह थे वो आपके 1709
से आए थे, 1709 से लेकर 12 तक थे। जहांदार शाह 1712 से 13 थे। फ़र्रुखसियार आपके 1713 से लेकर के 19 तक थे। और मोहम्मद शाह 1719 से लेकर के 48 तक थे। ठीक है, 48 तक। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट एंड लीडर्स इज करेक्टली मैच। तो इसमें करेक्टली पूछा है, यानी कुछ एक ही ऑप्शन जो है वो सही है, तो ये आपको बताना है। इसको अटेम्प्ट करिए। देखिए, दिल्ली में खान बहादुर नहीं थे, कानपुर में मोहम्मद अलवी नहीं थे, मौलवी अहमदुल्ला नहीं थे, बरेली में नाना साहिब नहीं थे, लखनऊ में हज़रत महल थी, बेगम हज़रत महल। ये इसका सही ऑप्शन है। तो अब आपको बताना है कि दिल्ली में कौन थे। तो दिल्ली में जो थे वो थे आपके बख्त खान। कानपुर में आपके नाना साहिब थे। बरेली में आपके कौन थे? बरेली में आपके थे खान बहादुर। खान बहादुर। इसके अलावा भी कई सारे रिवोल्ट के सेंटर्स थे, वो आपको पढ़ने हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, बरेली, फैज़ाबाद हो गया, झांसी हो गया, बागपत हो गया, बिहार हो गया, इलाहाबाद हो गया। ठीक है, तो ये सब भी आपको, इसका भी लीडर्स के बारे में पता होना चाहिए। 1857 से एक क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड नोटिस पीरियड फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ प्राइवेट बिल। तो प्राइवेट बिल के बारे में पूछा जा रहा है, कितने समय का नोटिस पीरियड दिया जाता है जब उसे पेश किया जाता है संसद में। ठीक है, 7 दिन, 14 दिन, 1 महीना या 2 महीना। देखिए, जो उसका सही आंसर है प्राइवेट बिल का, वो है 1 महीना। 1 महीना के पे आपको नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द स्कीम ऑफ यूथ पार्लियामेंट वॉज स्टार्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको अटेम्प्ट करिए, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन करना ही है। ठीक है, आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, आपको कम से कम अटेम्प्ट जो आपको अटेम्प्ट 135 से 140 तक अटेम्प्ट करने चाहिए नॉर्मली, क्योंकि इससे कम करेंगे तो आपके चांस बड़े कम हो जाएंगे। हालांकि लोग एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी करते हैं, मतलब, लेकिन उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, उनके जो सही होने वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो वो आपको चेक करना है कि आपके 150 में जितने सही हुए हैं वो कितनी बार सही हुए हैं और कितनी एफिशिएंसी के साथ आप उसे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपने अटैम्प्ट बनाइए। मुझे लगता है कि 135 से 140 अटैम्प्ट बहुत अच्छे होते हैं और इसमें आपके चांसेस काफ़ी होते हैं। लोग 140 से ऊपर भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें जो गलतियां होने की संभावना होती है वो ज़्यादा भी हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, देखिए 5-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको नहीं आ रहे होंगे। आपको क्या मतलब, किसी को नहीं आ रहे होंगे, इतने टफ उसमें रखे जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4th ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस, उनके रिकमेंडेशन पे ही स्कीम ऑफ यूथ पार्लियामेंट स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में क्वेश्चन है। देखिए, लिक्विडिटी ट्रैप हमने पहले भी काफ़ी बार किया हुआ है। ये एक ऐसी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है विच डज़ नॉट इफेक्ट इंटरेस्ट रेट और स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उससे इंटरेस्ट रेट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ठीक है, विस्तारिक मौद्रिक नीति होती है, लेकिन उसकी वजह से कोई उसमें इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का बी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द आरबीआई ऑफ इंडिया पेइंग फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स विद अ चेक इन ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसमें आरबीआई के बारे में पूछ रहा है कि आरबीआई जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदती है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में तो क्या होता है। ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट करिए। देखिए, जब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाई और सेल दोनों करती है। ठीक है, बाई भी करती है, सेल भी करती है, किसको? गवर्नमेंट बॉन्ड्स को। तो जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स आरबीआई खरीदती है तो उसके पास हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा होते आते हैं, जिसकी वजह से उनका जो टोटल रिज़र्व होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और मनी सप्लाई भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट आरबीआई को मनी सप्लाई कंट्रोल करनी होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो बाई और सेल करते हैं। जब उनको मनी सप्लाई कम करनी होती है तो वो सेलिंग करने लगते हैं, बेचने लगते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और जब वो उनको रिज़र्व मनी सप्लाई बढ़ानी होती है तब वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है और इसी को हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग आते हैं, व्हाट इज़ द विच विद रेफरेंस टू एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। तो इसमें एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस के बारे में क्वेश्चन है। देखिए एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस क्या होता है, एडजर्नमेंट जो होता है वो किसी सदन को, मतलब सदन का जब पार्लियामेंट चल रही होती है तो पार्लियामेंट में जो सेशंस चल रहे होते हैं तो सेशन में एक छोटा सा पॉज होता है, ना कि उसको मतलब पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया था, इसीलिए उसको एडजर्नमेंट कहते हैं। तो इट ओनली टर्मिनेट्स अ सिटिंग एंड नॉट अ सेशन ऑफ द हाउस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो ये इसका सही है। और इट इज़ डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कोई काम ही नहीं होता सदन में, तो वहाँ से इनका ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका 15 का ओनली 1। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विद रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑन ऑगस्ट ऑफर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ऑगस्ट ऑफर के बारे में पूछा जा रहा है जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये आपको बताना है। देखिए जब अगस्त ऑफर आया था, ये अराउंड आया था आपका 1940 के अराउंड ये आया था। तो उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रपोज़ल दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत को दिया था कि किस तरह से आगे का सरकार बना सकती है, भारत सरकार बना सकती है, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया था कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस देंगे, ये आपका सही ऑप्शन है। और जो वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस भी रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस रहेंगे, ये भी उनकी बात मानी गई थी। और इसके लिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बोथ 1 and 2। होम द फॉलोइंग वर द क्रिटिक्स ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, तो ये आपका ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए दादा भाई नौरोजी भी थे, एम.जी. रानाडे भी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे। तो ये चारों ही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के, जो ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के क्रिटिक थे, ठीक है। तो इन सब ने ही उस पर किया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं क्योंकि बाकी लोग ऐसे क्वेश्चन ज़रूर करेंगे, तो आपको भी ऐसे क्वेश्चंस करने ही करने हैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ द विप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो विप के बारे में पूछा जा रहा है, तो इट इज़ मेंशन इन द रूल्स ऑफ द हाउस एंड ही शी इज़ अपॉइंटेड बाय द स्पीकर चेयरमैन ऑफ द हाउस, ठीक है। तो इसको आपको अटेम्प्ट करना है, इसको ट्राई करिए। तो देखिए ये कहीं से भी जो विप के बारे में ना कहीं पे भी लिखा नहीं है और ये रूल्स ऑफ द हाउस में भी मेंशन नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट पूछा जा रहा है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और अपॉइंटेड बाय ही शी अपॉइंटेड बाय द स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ द हाउस, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपने पार्टी में एक विप लीडर को अपॉइंट करती है, ना कि स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस, ठीक है। तो इसमें जो दोनों ऑप्शन होंगे वो गलत हो जाएंगे, तो नाइदर 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विद रेफरेंस टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ये पूछ रहा है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के बारे में। तो ही शी इज़ द मेंबर ऑफ द अपर हाउस, मेंबर होना चाहिए, एंड ही शी कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, अगर पहली बार में वो वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इसको आपको करना ही करना होता है। तो जो इसमें राज्यसभा होता है देखिए उसको तो अपर हाउस ही कहा जाता है, ठीक है, उच्च सदन, लेकिन उसमें अ, उनको मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मेंबर होना उसमें ज़रूरी नहीं है। तो इसका जो ये आपका मतलब ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो ही शी कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ये इसका सही ऑप्शन है। ये कास्टिंग वोट करते हैं, लास्ट में वोट करते हैं, ना कि पहले इंस्टेंस में वोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा आंसर, 19th का बी, ठीक है। तो दूसरा वाला ये ऑप्शन इसमें सही है, पहला गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024 का रिपोर्ट, ठीक है। तो ये आपको पता करना है।
देखिए इसमें जब भी एम्प्लॉयमेंट और सोशल आउटलुक की बात हो रही हो तो आपको एक वाइल्ड गैस अगर मारना है तो इसमें आपका आ जाएगा लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यही एम्प्लॉयमेंट और लेबर के बारे में काम करते हैं। ठीक है, तो आप इस पर भी ट्रिक कर सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा हो, लेकिन इसका सही आंसर तो ILO है। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द इंडियाज कोल प्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखिए इंडियाज टोटल कोल प्रोडक्शन फॉर 23-24 reached 997.83 metric tons, reflecting a positive rate growth of 11.71%। ठीक है, कोल आउटपुट, कोल इंडिया अकाउंट्स फॉर ओवर 80% ऑफ द डोमेस्टिक कोल आउटपुट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी टफ होते हैं, अगर आपको एक आइडिया है तो ही आप इसमें कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप इसको क्वेश्चंस को ऐसे स्किप करेंगे। ठीक है, स्किप मारेंगे, ये ज़्यादा ही आपका सही होना चाहिए, मतलब सही अप्रोच ये होना चाहिए कि आप ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करेंगे, ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो वैसे इसका जो सही आंसर है, इसमें दोनों ही सही ऑप्शन है, तो बोथ वन एंड टू इसके सही ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ हाई कोर्ट जज। तो हाई कोर्ट जज का बारे में पूछ रहा है कि कौन सी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सही है। ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी फॉर 10 ईयर्स, 10 साल का होना चाहिए इनका, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, ही शुड हैव बीन अ एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, ये भी ऑप्शन सही है। ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी के इसके डी में कोई भी मतलब ये क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी एज का भी कोई इसमें नंबर नहीं है कि इतनी एज पे होना चाहिए। ठीक है, एज पे अगर कुछ भी आएगा तो आप उसमें गलत कर देंगे, मतलब उसको मार्क नहीं करना है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों को आता होगा, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए इसको सही आंसर है, ये होगा आपका, ये डेप्यूटी स्पीकर पूछ रहा है, याद रखिएगा स्पीकर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें मावलंकर मत करिएगा, मावलंकर जो थे वो स्पीकर थे, और अनंत संयम अयंगर ये आपके डेप्यूटी स्पीकर थे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज डज नॉट हैव रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। तो इसमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसका राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, तो ये इजी होना चाहिए अगर आपको आइडिया होगा तो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन का। देखिए दिल्ली का तो है, पुडुचेरी का भी है, जम्मू कश्मीर का भी है, लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का नहीं है। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी है और इसका नहीं है। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, विथ रेफरेंस टू द पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो इसमें पैरेलल गवर्नमेंट के बारे में पूछा जा रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट्स के दौरे में। तो जतिया सरकार व सेटअप इन बलिया बाय चीतू पांडे। ठीक है, चीतू पांडे द्वारा जतिया सरकार बनाई गई थी। द पैरेलल गवर्नमेंट विच डेवलप्ड इन सतारा वॉज द लॉन्गेस्ट। तो सतारा वाला जो था वो सबसे बड़ा था। ये इसके दो ऑप्शन है, इसको आपको पढ़ना है, पढ़ करके जरा एक बार समझिए और बताइए। इस क्वेश्चन में देखिए जतिया सरकार जो है ये आपके वेस्ट बंगाल में बनी थी, ना कि बलिया में। बलिया में चीतू पांडे ने बनाया था, लेकिन जतिया सरकार नहीं बनाई थी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चीतू पांडे ने जतिया सरकार नहीं बनाई थी, हालांकि उसने चीतू पांडे जी ने बलिया में ही बनाया था, और जतिया सरकार आपका वेस्ट बंगाल में बना था। और ये जो पैरेलल गवर्नमेंट थे ये 1942 के अराउंड ऐसे बनना चालू हुए थे। और द पैरेलल गवर्नमेंट विच वॉज डेवलप्ड इन सतारा वॉज द लॉन्गेस्ट, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि ये 1943 में बना था और ये 46 तक ये चला था। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ओनली ऑप्शन टू, ओनली टू इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमिनेंट मराठा फैमिलीज रीजन इज करेक्टली मैच। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है मराठा फैमिलीज और कौन से रीजन से थे वो। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करिए। देखिए जो गायकवाड़ थे ये आपके बड़ौदा से थे। ठीक है, तो गायकवाड़ आपके बड़ौदा से थे। जो भोसले थे ये आपके नागपुर से थे। ठीक है, जो सिंधियास थे ये आपके ग्वालियर से थे, तो ये आपका सही है। और जो पेशवास थे ये आपके पुणे से थे, पुणे से। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये कब बना था? विच वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, ये इससे पूछा जा रहा है AITUC के बारे में। ठीक है, तो ये आपको आसान एक क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। देखिए ये बना था आपका 1920 में। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और ये लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बना था। ठीक है, लाला लाजपत राय 1920 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमिटीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज द सुपर कैबिनेट, कौन सी ऐसी कैबिनेट कमेटी है जो कि सुपर कैबिनेट से कहा जाता है? ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट करिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को ही बोलते हैं हम लोग सुपर कैबिनेट। नेक्स्ट हम लोग का असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसमें असर्शन पढ़िए। द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द राज्यसभा वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, और इसके बाद इसका रीज़न दिया हुआ है, तो यहाँ पे लगा लिया करिए बिकॉज, और जब आप बिकॉज लगा लेंगे और तब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका ये रीज़न सही बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप बिकॉज पढ़िएगा, क्योंकि। ठीक है, क्योंकि लगा कर। द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द राज्यसभा वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, क्योंकि बिकॉज द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा इज बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन पढ़िए और फिर आपको पता चलेगा कि क्या आप सही बता पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये सही तरीका है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो इसमें देखिए जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द राज्यसभा ये वेरी करते हैं, ये स्टेटमेंट आपका सही है। क्यों ये सही है, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तो ये बिल्कुल सही है। बिकॉज एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ टू द स्टेट्स इन द राज्यसभा इज़ बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से एलोकेशन होता है स्टेट्स का, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो यानी जो ए है वो भी सही है, बी है वो भी सही है, और जो बी है वो ए का सही आंसर है, सही रीज़न है। ठीक है, तो इसलिए लिखा है यहाँ पढ़िए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसको आप जरा ट्राई करिए। देखिए ये होता है एक एग्रीमेंट बिटवीन द टू क्रॉस बॉर्डर एंटिटीज़ टू प्रोवाइड अ लोन इन द फॉरेन करेंसी, ये इसका सही आंसर है। तो इसमें याद रखिएगा विदेशी मुद्रा में यानी फॉरेन करेंसी में ही लोन प्रोवाइड होता है। ठीक है, करेंसी स्वैप। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, व्हाट डज एनार्को कैपिटलिज्म एडवोकेट फॉर इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा तो अगेन आपको इसके ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो एक बार ट्राई करिए। ये जो कैपिटलिज्म एडवोकेट क्या करते हैं, जो कैपिटलिज्म होते हैं वो स्टेट का एबॉलिशमेंट करने को कहते हैं। ठीक है, एबॉलिश कर देंगे स्टेट, यही कहते हैं नार्को कैपिटलिज्म एडवोकेट करते हैं। ठीक है, सरकारी संरचना के संदर्भ में अराजक पूंजीवादी क्या वकालत करता है, तो अराजक पूंजीवादी वाले लोग हैं, ये कहते हैं कि भाई इस राज्य को ही ख़त्म कर दो, राज्य का ही उन्मूलन कर दो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विथ रेफरेंस टू द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है। एज ऑफ जनवरी 2024 द टोटल लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवेज इन द कंट्री वॉज 145 किलोमीटर्स। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? इन द रोड एंड हाईवे सेक्टर 74% ऑफ द FDI इज परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट से होता है, कितने परसेंट FDI इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसको ट्राई करिए।
देखिए इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है ये आपका सही है, और इसमें जो रोड एंड हाईवे सेक्टर है इसमें 100% FDI अब उसमें अलाउ हो गई है, ना कि 74%। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ओनली वन इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग पॉज करके एक बार अपना आंसर लिख रहे हैं। एक बार जैसे ही आप वीडियो मतलब देखते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको लगातार बताता चला जा रहा हूँ। ठीक है, आंसर बताता चला जाऊँगा, तो आप मेरे लिए वेट ना करके आप वीडियो पॉज करके तुरंत अपना आंसर लिखते जाइएगा। ठीक है, देखिए इसमें नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉजिस्टिक्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। लीड्स रिपोर्ट के बारे में बताना है। उत्तर प्रदेश हैज़ बीन प्लेस्ड इन द अचीवर कैटेगरी। ठीक है, अचीवर कैटेगरी में उत्तर प्रदेश, इट वॉज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार सोचिए, समझिए, ज़रा इसको ट्राई करिए। तो जो लीड्स की रिपोर्ट होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ही रिलीज़ करती है, और उत्तर प्रदेश को इसमें अचीवर कैटेगरी में रखा गया है। तो बोथ 1 और 2 इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश की कैटेगरी आपको याद रखनी है। इसमें कोई रैंक नहीं मिलती है, इसमें कैटेगरी वाइज होता है। ठीक है, तो ये आपको इतना चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाउ मेनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैज़ इंडिया साइंड। तो इंडिया ने कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 14 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया ने अभी तक साइन किए हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इस आपका राजा चलैया कमेटी के बारे में पूछ रहा है, इज़ रिलेटेड टू व्हाट। राजा चलैया कमेटी जो है ये किससे रिलेटेड है। तो ये जो टैक्स रिफॉर्म्स होते हैं इससे रिलेटेड होता है आपका राजा चलैया कमेटी। तो ये आपके कमिटीज़ के बारे में भी आप एक आइडिया रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। विथ रेफरेंस टू द IMF के बारे में पूछ रहा है, IMF कोटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। द IMF कोटाज आर डिनोमिनेटेड इन SDRs विच सर्व एज द IMF यूनिट ऑफ द अकाउंट। इंडिया करेंटली होल्ड्स अ कोटा ऑफ इतना मिलियन स्पेशल SDR representing 2.75%, पोजिशनिंग इट एज द 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डर इन द IMF। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट काफ़ी लंबे होते हैं, इसलिए आपको काफ़ी जल्दी से पढ़ करके तुरंत इसका मतलब भी समझना होता है। तो ये प्रैक्टिस आपको यहीं पे करनी पड़ेगी। कि आप स्टेटमेंट्स लंबे पढ़ें और तुरंत उसका इन्फ्रेंस भी निकाल लें, उसको समझ भी लें, और समझने के बाद ये भी डिसाइड कर लें कि सही है कि गलत। ठीक है, तो देखिए इसमें IMF जो होता है वो SDR में ही करता है, डिनोमिनेट कोटा जो होता है उसका SDR में ही होता है। ये ऑप्शन आपका सही है। और इंडिया जो है वो 2.75% ही शेयर रखता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। और इससे वजह से वो 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डर बन जाता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। देखिए मुझे ये नहीं, अगर आपको ये नहीं पता हुआ कि कितना मिलियन का कोटा है तो ये चलेगा आपको, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि भाई ये कितना परसेंट होता है। जब आप IMF के बारे में पढ़ते हैं तो ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 2.5% शेयर और 8 लार्जेस्ट कोटा होल्डर। ठीक है, तो इसमें जो दोनों ऑप्शन है वो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विथ रेफरेंस टू द रेफरेंस फ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ अ बायोफ्यूल। इंडिया रिलाइज एंटायरली ऑन एक्सटर्नल मार्केट टू मीट इट्स रेफरेंस फ्यूल नीड्स। ठीक है, तो ये आप देखिए इसमें क्या सही है। इसमें रेफरेंस फ्यूल्स के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए रेफरेंस फ्यूल्स जो होते हैं वो एक टाइप के पेट्रोल और डीजल का एक ग्रेड होता है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल का ही ग्रेड होता है, तो ये बायोफ्यूल तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया रिलाइज इंटायरली ऑन द एक्सटर्नल मार्केट टू मीट इट्स रेफरेंस फ्यूल नीड्स। तो ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया जो है ये सारे जो रेफरेंस फ्यूल होते हैं ये अपना इंडिया में खुद ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये अभी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइदर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द शैडो कैबिनेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। So it is a unique institution of the USA political system. It is formed by the opposition party to balance the ruling cabinet and to prepare its member for future ministerial offices. ठीक है, तो इसको जरा अटेम्प्ट करिए, इसको देखिए क्या आपका सही आंसर हो पाता है। देखिए शैडो कैबिनेट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें it is a unique institution of the USA political system. It is formed by the opposition party to balance the ruling cabinet and to prepare its member for future ministerial offices. देखिए इसमें सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये ऑपोजिशन पार्टी वाला, कि ऑपोजिशन पार्टी ऐसा बनाती है इसको
टू बैलेंस द रूलिंग कैबिनेट टू प्रिपेयर इट्स मेंबर। तो ये आपका सही ऑप्शन है। ये रूलिंग पार्टी द्वारा इसको बनाया जाता है कि जो ओरिजिनल जो गवर्नमेंट है, जिस गवर्नमेंट की सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, उसके जो अपोजिशन में जो पार्टी होती है वो उस टाइप का ही एक कैबिनेट बनाती है, और उसमें भी वो डेजिग्नेट कर देती है कि ये मंत्रालय इसका है, ये मंत्रालय इसका है, ये मंत्रालय इसका है। लेकिन ये यूनिक इंस्टीट्यूशन ऑफ यूएसए पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। ये इसमें आपका ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विथ रेफरेंस टू द मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एंड दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्पीकर। तो इसमें मनी बिल के बारे में पूछा जा रहा है। राज्यसभा हैज़ रिस्ट्रिक्टेड पावर्स विद रिगार्ड टू मनी बिल। तो देखिए इसमें मनी बिल के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें आप सिर्फ लोकसभा में कर सकते हैं, और रिकमेंडेशन आपका स्पीकर का लगेगा। क्या ये सही है? इसको एक बार ट्राई करिए। देखिए जो इसमें जो मनी बिल होता है वो इंट्रोड्यूस तो लोकसभा में होता है, ये ऑप्शन आपका सही है। लेकिन रिकमेंडेशन ऑफ द स्पीकर, ये वाला आपका ऑप्शन गलत है, मतलब ये लाइन आपकी गलत है। इसमें जो रिकमेंडेशन लगती है वो स्पीकर की नहीं लगती है, वो लगती है प्रेसिडेंट की। तो ये ऑप्शन आपका वो गलत हो जाएगा। द राज्यसभा हैज़ रिस्ट्रिक्टेड पावर्स विथ रिगार्ड टू मनी बिल, ये ऑप्शन आपका सही है। राज्यसभा के पास जो होता है मनी बिल से बहुत ही कम पावर होती है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली 2, ठीक है, ओनली 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर स्पीकर नहीं होता है तो जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है, ठीक है, दोनों हाउसेज का जो मीटिंग होती है उसको कौन करता है अगर स्पीकर नहीं होता है तो, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको आप ट्राई करिए। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं उन वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विथ रेफरेंस टू द जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इनके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ये सही है, ठीक है, सही इसमें आंसर पूछा जा रहा है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, ठीक है। सो इसमें है कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये इसका आप गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिल्कुल नहीं है। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द JSPC आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ये भी आपका गलत है, ठीक है। पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिल्कुल भी नहीं है, और इसके जो अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं वो गवर्नर नहीं करते हैं, वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन नॉर्म। देखिए प्रॉम्प्ट यानी पीसीए एक नॉर्म होता है, ये टर्म आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है आपका एक सुपरवाइजरी टूल फॉर बैंक्स, ठीक है, ये सुपरवाइजरी टूल होता है बैंक्स के लिए। नेक्स्ट आता है हाउ आर बॉन्ड यील्ड्स एंड बॉन्ड प्राइसेस रिलेटेड। तो बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइसेस के बारे में पूछ रहा है। ये काफ़ी मतलब टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये आता है तो सही है, अच्छी बात है। लेकिन आपको नहीं आता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देखिए जो बॉन्ड यील्ड होते हैं और जो बॉन्ड प्राइसेस होते हैं ये आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तब बॉन्ड की प्राइसेस कम होती हैं, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि जब बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं तब यील्ड उसके कम हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा, यील्ड वो कम देता है जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। होम द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन द पंचायती राज इलेक्शन। तो इसमें से कौन से पंचायती राज इलेक्शन के कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, तो ये आपको पता करना है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा के सनातन कमेटी, ठीक है, के सनातनम कमेटी थी, ये है। और ये बनी थी आपकी 1965 पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द अशोक मेहता कमेटी। इट रिकमेंडेड द 2-tier सिस्टम। A district should be the first point for decentralization under popular supervision. Below the state level, the state government should supersede the Panchayati Raj institution.
सीट्स फॉर SC एंड ST शुड बी रिजर्व बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसमें आपको पता करना है कौन सा गलत ऑप्शन है। ठीक है, गलत ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, तो इसमें जो सही आंसर वो हो जाएगा कि ये वाला, द स्टेट गवर्नमेंट शुड सुपरसीड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका गलत है, तो इसलिए आपका सही ऑप्शन बन जाएगा। ये ऐसा, मतलब ऐसा अशोक मेहता कमेटी ने कभी ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि 2 टियर सिस्टम होना चाहिए, एक होना चाहिए आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक होना चाहिए आपका ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल जो होना चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और बिलो द स्टेट लेवल। तो पहला आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल हो जाएगा, दूसरा आपका स्टेट लेवल हो जाएगा। और जो SCs और ST होती हैं उनके लिए रिज़र्व, मतलब सीट्स को रिज़र्व करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा था। तो ये जो स्टेटमेंट्स कमिटीज़ क्या क्या बोली हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं, ये भी एक बार आपको आइडिया होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स टू स्टेट्स, इंटरेस्ट पेमेंट, एक्विजिशन ऑफ लैंड। देखिए, जब आप लैंड करते हैं तो उससे आप कैपिटल ही बना रहे होते हैं। जब आप लैंड खरीदते हैं तो उससे आप कैपिटल बना रहे होते हैं। जब आप लोन देते हैं कोई सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स, तो वो भी एक टाइप का कैपिटल होता है, क्योंकि उसके बाद स्टेट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। ठीक है, इंटरेस्ट देता है। तो ऐसा कोई भी चीज़ जिससे कि आपको वापस दोबारा पैसे जनरेट हो रहे हो, वो आपका एक कैपिटल होता है। इन्वेस्टमेंट आप शेयर्स करते हैं, शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी एक टाइप का कैपिटल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो बाद में आपको उसका रिटर्न मिलता है। ठीक है, लेकिन जब आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे होते हैं तब आपका कोई रिटर्न नहीं बन रहा होता है। ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये एक टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड द कमेटी चेयर्ड बाय GVK राव टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। ठीक है, तो GVK राव के द्वारा मतलब कमेटी बनाई गई थी, वो किसने बनाई थी, किसने, प्लानिंग कमीशन ने बनाई थी, फाइनेंस कमीशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रूरल डेवलपमेंट, ये आपको बताना है। तो अगर आपको पता होगा कि GVK राव किसके लिए थी, तो ये आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका, देखिए इसमें पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, रूरल डेवलपमेंट है, तो प्लानिंग कमीशन इसके ऊपर काम की थी, तो ये आपको याद रखना है। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोजेक्ट मेरियाना। प्रोजेक्ट मेरियाना के बारे में इसमें क्वेश्चन है, इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये जो है ये उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B, टू एक्सपेरिमेंट विद क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ होल सेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको नहीं है तो एक फैक्ट है, ये आपको अब याद हो जाएगा प्रोजेक्ट मेरियाना के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन, पेसा एक्ट के बारे में पूछ रहा है, प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। पेसा एक्ट 1996 के बारे में ही पूछा जा रहा है कि क्या क्या इसमें सही है। पहली बात इसमें याद रखिएगा कि पेसा एक्ट आया कब था, 1996 में। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। इसमें पूछा है कि दिस एक्ट एक्सटेंड्स द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग पंचायत टू द शेड्यूल्ड एरिया स्पेसिफाइड इन द 6th शेड्यूल। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के उस पर बनी थी। तो इसमें देखिए, जो भी 6th, इसमें दिलीप सिंह भूरिया कमेटी पे ही बनी थी, ये ऑप्शन आपका सही है। लेकिन ये जो 6th शेड्यूल वाले एरियाज़ हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है, ये अप्लाई होता है आपके 5th शेड्यूल एरियाज़ में। ठीक है, 5th शेड्यूल एरियाज़ में ही अप्लाई होता है। और 5th शेड्यूल एरियाज़ में 10 ऐसे राज्य आते हैं अभी, 10 ऐसे स्टेट्स हैं अभी जो इसके अंडर में आते हैं 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ में। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स हैं, एक बार इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 5th शेड्यूल एरियाज़ में 10 स्टेट्स हैं, और 6th शेड्यूल एरियाज़ में आपको पता होगा कि 4 स्टेट्स हैं। वो आपको इसका जो शॉर्टकट है वो याद हो जाएगा आपको, AMTM करके। ठीक है, AMTM, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही, यानी ओनली ऑप्शन B। नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ कार्ड टोकनाइजेशन। कार्ड टोकनाइजेशन क्या होता है?
देखिए, कार्ड जो टोकनाइजेशन होता है, इसका जो सही आंसर है ये है द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग एक्चुअल क्रेडिट कार्ड डिटेल्स विद अ कोड कॉल्ड अ टोकन। तो एक्चुअल क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह पे एक टोकन यूज़ करेंगे ताकि हम लोग का जो थेफ्ट हो वो सब ना हो पाए, चोरी वोरी होती है उसके लिए इसको ऐसा रखा गया है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कार्ड टोकनाइजेशन। देन आता है आपका एशियन प्रीमियम रिफर्स टू। देखिए, एशियन प्रीमियम के बारे में है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आपके आईएएस वाले क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए अब आईएएस और पीसीएस दोनों का एक जो हो गया है वो सेम ही हो गया है, ठीक है। मतलब उनका जो सिलेबस हो गया है सेम हो गया, उनका लेवल भी यूपी पीसीएस अपना लेवल भी बढ़ा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। देखिए, एशियन प्रीमियम जो होता है ये एक्स्ट्रा चार्ज इम्पोज करते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑन एशियन कंट्रीज फॉर ऑयल सेल्स। ये इसका सही आंसर है। एक एक्स्ट्रा प्रीमियम लगाते हैं, ये एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं एशियन कंट्रीज से, ठीक है। इसी को बोलते हैं एशियन प्रीमियम। विथ रेफरेंस टू द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ग्रेटर हिमालयाज से पूछा, इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज ऑफ द हिमालयाज, द गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस रेंज। तो देखिए, इसमें जो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसमें आपको दोनों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ये कंटिन्यूअस रेंज भी है और गंगा रिवर भी यहीं से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एवरेज डेप्थ ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट इन द इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये एवरेज डेप्थ के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है 1000 से 2000 मीटर के बीच में इनकी डेप्थ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विथ रेफरेंस टू सील्स एंड सीलिंग्स इन द एंशियंट टाइम्स। सील्स एंड सीलिंग्स इन द एंशियंट टाइम्स। Seals and ceilings were used to facilitate long distance communication. The ceiling conveyed the identity of the sender. तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ सही है। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में इसमें काम आते थे, और सीलिंग्स कन्वेट द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, तो इसमें आइडेंटिटी भी रहता था, पता चलती थी, ठीक है। डोडा बेटा द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, इसको अटेम्प्ट करिए। इसका जो सही आंसर वो है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स का ये सेकेंड मतलब हाईएस्ट पीक है। With reference to the Indus River system, which of the following statement is are correct? Indus River system is the westernmost Himalayan river in the India. तो ये western most है, और सतलज रिवर इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? तो आपको ये मालूम इसमें करना है। तो इसमें जो देखिए पहला ऑप्शन है ये वेस्टर्न मोस्ट है, इंडस। अगर आप देखेंगे तो ये इंडस रिवर जो होती है वो जम्मू कश्मीर से मतलब चाइना मतलब तिब्बत एरिया से निकल करके जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, और फिर पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में निकल जाती है। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये वेस्टर्न मोस्ट होती है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। और सतलज रिवर इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी नहीं होती है, कौन सी होती है? चेनाब होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ओनली वन। द टाइटल विक्रमादित्य वॉज अडॉप्टेड बाई। तो विक्रमादित्य का टाइटल किसने अडॉप्ट किया था, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये आपकी इजी क्वेश्चन है, ये आपका आ जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं हम विथ रेफरेंस टू द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। द स्कल्पचर्स वर मेड यूजिंग रेड सैंडस्टोन। इट वॉज पेट्रोनाइज बाई सतवाहना रूलर्स, ठीक है। तो ये आपको पता करना है, तो इसको एक बार अटेम्प्ट करिए। देखिए, इसमें सतवाहना रूलर्स वाला आपका ऑप्शन सही है। अमरावती जो स्कूल ऑफ आर्ट था वो सतवाहना रूलर्स ने ही पेट्रोनाइज किया था, लेकिन इसमें रेड सैंडस्टोन नहीं यूज़ करते थे, इसकी जगह पे इसमें वाइट मार्बल्स यूज़ करते थे, ठीक है। वाइट मार्बल यूज़ किया जाता था। ओके, तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2। वैसे द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इन ईच स्टेट। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में आपको करना है, ठीक है। मतलब गंगा की जो लेंथ है उसको आपको अरेंज करना है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, किस स्टेट में सबसे कम है। तो ये स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट आपको करना है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको एक बार अटेम्प्ट करिए, सोचिए, पॉज करिए, इसको अटेम्प्ट करिएगा ज़रूर। देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है
वो हो जाएगा आपका 59 का बी। बी इसमें सही ऑप्शन है। पहला जो है मतलब उत्तराखंड में सबसे कम है गंगा की जो लेंथ, गंगा रिवर की लेंथ। उसके बाद आपका बिहार आ जाता है, उसके बाद आपका आता है वेस्ट बंगाल, और सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में है गंगा की लेंथ। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन बनाया है, तो इसको अटैम्प्ट किया करिए। इसको थोड़ा सोचना पड़ता है लेकिन इसको अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। तो लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर ये पूछा जा रहा है। तो गंगा रिवर जैसे बह रही है, तो अगर इस साइड उसका डायरेक्शन है तो ये साइड आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये साइड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं लेफ्ट और वो भी लास्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना होता है। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका महानंदा। महानंदा रिवर जो है वो उसकी सबसे आखिरी है, और ये उत्तर के जो मतलब नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग से ये निकल के आती है। ठीक है, दार्जिलिंग से ये निकल के आती है। नेक्स्ट है आपका, द बैटल ऑफ टेलीकोटा वॉज फॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो बैटल ऑफ टेलीकोटा के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका 1565। तो ये बैटल्स और उनके ईयर भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द इम्पेरिकल हाउस होल्ड इन द मुगल एरा वॉज नोन एज। ठीक है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द इम्पेरिकल हाउस होल्ड, मुगल काल में शाही घराने के जो प्रभारी अधिकारी थे उन्हें क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीर समन। ठीक है, मीर समन। ठीक है, मीर समन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विद रेफरेंस टू द तापी रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इट ओरिजिनेट्स ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अमरकंटक प्लेटू, और अबाउट 79% ऑफ इट्स बेसिन लाइज इन द एमपी। एमपी में 79% बेसिन लाई करता है तापी रिवर का। तो ये आपको ऑप्शन बताना है। ओके, सो इसमें देखिए जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें मध्य प्रदेश में ज़्यादातर नहीं लाई करता है, महाराष्ट्र में ज़्यादातर लाई करता है। ठीक है, महाराष्ट्र में मतलब 79% लाई करता है, ना कि मध्य प्रदेश में। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और ये पहला वाला भी इसका ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसमें जो है नाइदर 1 और नॉर 2 इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन है, द हिमालयन माउंटेन्स आर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको जब असर्शन आपको पढ़ना है तो मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह पढ़ना है। आपको लगा देना है बिकॉज, और उसके बाद दोनों को पढ़ना है। ठीक है, और दोनों का एज ए स्टेटमेंट तो पढ़ना ही। तो इसमें देखिए जो है हिमालयन माउंटेन्स जो है ये डिटरमाइन आर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन आपका मतलब ये स्टेटमेंट एज इट इज़ सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द टावरिंग माउंटेन चेन प्रोवाइड्स एन इनविंसिबल शील्ड प्रोटेक्टिंग द सब कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम कोल्ड माउंटेन विंड्स एंड ट्रैपिंग द मानसून विंड्स विच कॉजेज रेनफॉल। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में सही है। और अगर हम देखें कि ये यही क्लाइमेट ऑफ इंडिया करता है तो इसका रीज़न यही बता रहा है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों सही हैं, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। विथ रेफरेंस टू द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, ITCZ के बारे में पूछ रहा है। इट इज़ अ लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर वेयर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज इन जुलाई। It is located over the Gangetic Plain and responsible for the southwest monsoon in India. Southwest monsoon in India. तो ये आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि नहीं। तो एक बार इसको पढ़िए। तो जो ITCZ होता है वो लो प्रेशर जोन ही होता है इक्वेटर के अराउंड में, और वहाँ पे ट्रेड विंड कन्वर्ज करती हैं। ठीक है, तो ये ITCZ ऐसे होता है ये, और यहाँ पे ही ये ट्रेड विंड्स जो होती हैं यहीं पे कन्वर्ज हो जाती हैं, और ये लो प्रेशर भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट इसमें सही हैं।
और जुलाई के टाइम में ये गैंजेटिक प्लेन के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं वो इंडिया में आती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये इंडिया है, तो यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आती हैं और ये इंडिया में प्रवेश करती हैं। ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर है तो विंड जो होती है वो यहाँ पे लो प्रेशर बना रहता है, तो विंड जो होती हैं वो इधर आने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। जुलाई में ये स्टार्ट होता है, इसलिए मानसून भी जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अ लिगामेंट इज़ अ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेस। अ लिगामेंट इज़ अ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बोन टू बोन। ठीक है, बोन टू बोन को इसको ऐड करते हैं। कैसीन एंड वे आर टाइप्स ऑफ प्रोटीन फाउंड इन। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। तो ये मिल्क में फाइंड आउट होता है। ठीक है, मिल्क में। मिताक्षरा वॉज रिटन बाई, मिताक्षरा किसने लिखा था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है, ये है आपका विजनेश्वर, विजननेश्वर। ओके, सो विजनेश्वर जो है इन्होंने लिखा था। A flap-like muscular valve that controls the movement of food and air toward the respective passage is called। ठीक है, ये आपको पता करना है। एक बार इसको पढ़िए, समझिए, बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है 69 का डी। ठीक है, फ्लैप लाइक मस्कुलर वर्ब दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ फूड एंड एयर टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पैसेज, ये आपका होता है एपिलोग्लॉटिस। विच पार्ट ऑफ द आई इज टिपिकली डोनेटेड टू हेल्प रिस्टोर विजन इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, कौन सा ऐसा पार्ट होता है जिसको हम लोग दान करते हैं, मतलब डोनेट किया जाता है, जो कि विजन के लिए यूज़ होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कॉर्निया। कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। ठीक है, द सेकेंड बैटल ऑफ तरायन वॉज फॉर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको एक बार अटेम्प्ट करिए। और इसका जो सही आंसर है वो है 1192। दीन इलाही वॉज स्टार्टेड बाई, तो ये भी आसान है। दीन इलाही किसने स्टार्ट किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है अकबर। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ नॉट फैट सॉल्युबल। तो आपको पता होगा ए, डी, ई के और बी, सी। ठीक है, ए, डी, ई के जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, ए, डी, ई। ठीक है, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, और जो नहीं होते हैं वो होता है बी और सी। तो ये आपका ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू एंड देयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ टिश्यू एंड देयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है हम लोग हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। इंडिया का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रहा है 2023-24 में, उस तरह से आपको इसको करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग करंट अफेयर्स में भी इसमें देखे थे कि कब से ज़्यादा हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं एक्सपोर्ट। और इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा को लास्ट में रखना है और सबसे कम को नीचे रखना है, सबसे पहले रखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं वो तो यूएसए को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पहला आइडिया होना चाहिए, ये एक बहुत ही बेसिक जानकारी है। तो अगर आप इससे देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1 जो होगा वो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो 1 लास्ट में आएगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। और यहाँ पर आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि यूएई नहीं हो सकता। यूएई मतलब पहले आएगा, यहाँ पे भी आप देखेंगे थर्ड पे यूएई है, तो इसको ऑप्शन को भी आप हटा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपने देख लिए, बाकी आपका यूके और नीदरलैंड रह गया है। तो इसमें आपको बस यहाँ पे देखिए, अगर आपको नहीं भी आता है आप इसमें टिक कर सकते हैं, कोई भी एक टिक कर दीजिए। अगर आपका सही होना होगा तो 50-50% चांस होंगे आपके ऐसे सही होने के। लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका 4231। ठीक है, तो सबसे कम आपका यूके से हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद नीदरलैंड, फिर यूएई और फिर यूएस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द हिंदी साहित्य भारती अवार्ड ड्यूरिंग द सब में राम शाश्वत श्री मल्टी कल्चरल फेस्टिवल इन मुंबई। सब में राम शाश्वत, तो इसका जो सही आंसर वो है आपका कृष्ण प्रकाश। ठीक है, कृष्ण प्रकाश है इसका, इनको मिला है ये अवार्ड।
नेक्स्ट है यूरिन हैज़ एम्बर कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यूरिन में एम्बर कलर होता है किस लिए, किससे? तो इसका जो सही आंसर वो है यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, तो ये आपको पता करना है, ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। एब्जॉर्प्शन पे पूछा जा रहा है ना कि ट्रांसपोर्टेशन का, याद रखिएगा एब्जॉर्प्शन के बारे में बात हो रही है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका रूट हेयर, रूट हेयर से ही एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद जाइलम के थ्रू पूरे प्लांट में, मतलब प्लांट के बॉडीज़ पे जाता है। तो रूट हेयर से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पानी रहेगा, यहाँ पे वाटर रहेगा, और यहीं से एब्जॉर्ब होकर के प्लांट्स में ऊपर जाता है। तो ऊपर किससे जाता है, जाइलम से। तो ट्रांसपोर्टेशन आपका जाइलम से होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन आपका रूट हेयर से। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। तो ये इसको बोला जाता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, इसको बोलते हैं हम लोग एड्रेनल को, एड्रेनलिन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्निवोरस प्लांट, इसमें से कौन सा कार्निवोरस प्लांट नहीं है। अगर अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन, अगर ये काफ़ी टफ क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं, ठीक है। तो अगर आपको आता है तो इसमें जो सही आंसर वो है निकथैंथस, ये कार्निवोरस प्लांट नहीं होता है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, याद भी कर सकते हैं आप, नेथनीज हो गया, ड्रोरेसा हो गया, तो एक दो नाम अगर आपको याद भी रहेंगे तो अच्छा भी रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स चेयर्ड द कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द क्रिएशन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, DPI के बारे में पूछ रहा है, फॉर द डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एम्ड एट मिटिगेटिंग पेमेंट फ्रॉड रिस्क, ठीक है। तो ये डिजिटल पेमेंट के बारे में ये है, तो इसके बारे में अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था। तो इसका जो सही आंसर है वो है AP होता जी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द इंडियाज एग्जिम बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इट वॉज established with the aim of empowering exporters to assess international risk and skillfully seize export opportunities. It has recently inaugurated the East Africa representative office in Dodoma, capital city of Tanzania, ठीक है। तो ये एक बार ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। तो इसमें देखिए ये जो पहला वाला ऑप्शन है, ये इसका मतलब एम ही है कि एक्सपोर्टर को एम्पावर करना है, ये ऑप्शन आपका सही है। लेकिन इसका जो सेकंड ऑप्शन है कि इसने एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ईस्ट अफ्रीका में खोला है, वो आपका क्या बोलते हैं, डोडोमा में नहीं खुला है, ये आपका नायरोबी में खुला है, ठीक है। नायरोबी जो कि कहाँ की कैपिटल है, जी हाँ, ये है आपकी केन्या की कैपिटल, ठीक है। तो ये करंट अफेयर है, अगर आपको नहीं पता था तो अब आपको आइडिया हो गया, ठीक है। नायरोबी केन्या, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, यानी ओनली वन आपका इसमें सही होगा। आई हैव द स्ट्रीट सकुटी क्रिकेट स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर वो है रविंद्र चंद्र अश्विन, ठीक है। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज ऑस्टोमलेशिया इन अडल्ट, ऑस्टोमलेशिया किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आपको ट्राई करना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो कैल्शियम की कमी से, कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन, उसकी कमी से आपका ये ऑस्टोमलेशिया होता है, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसी को जो ऑस्टोमलेशिया होता है, इसी को हम लोग सॉफ्ट बोन डिजीज़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सॉफ्ट बोन डिजीज़। तो ये कैडेड इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखना है। और कैल्सीफेरॉल जो होता है ये विटामिन डी होता है, ठीक है। कैल्सी विटामिन जो होता है ये विटामिन डी होता है। तो ये आपको ऐसे उसके सेकंड नेम भी याद रखने पड़ेंगे, जैसे थाइमिन का क्या नाम है, रेटिनॉल का, टोकोफेरॉल का क्या अलग अलग नाम है, ये अलग विटामिन कौन से हैं ये आपको याद रखना है। तो इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज यूज इन द टीवी रिमोट्स, टीवी रिमोट्स में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होता है। तो ये काफ़ी ईजी है, देखिए कि इसमें अल्ट्रा वायलेट वेव्स मत करिएगा, ये इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। विच आर द फॉलोइंग कंट्री वॉज द वर्ल्ड्स फॉर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन 2020 अकॉर्डिंग टू द रिसेंट N2O एमिशन, ठीक है। N2O एमिशन में सबसे ज़्यादा N2O एमिशन कौन कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है
चाइना, देखिए इंडिया जो है ये सेकंड नंबर पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चाइना जो है ये फर्स्ट नंबर पे है N2 एमिशन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग डिस्कवर्ड। ठीक है, तो ये आपको एक बार ट्राई करिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडोनेशिया। तो ये भी रिसेंट की न्यूज़ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG पावर्ड बाइक। ठीक है, तो ये भी आई थी, एक बाइक आई थी और ये बाइक अभी रिलीज़ की है, इसमें CNG लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर वो है बजाज ऑटो, बजाज ऑटो ने ये लॉन्च किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज़ द स्पीड ऑफ द इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड द हाईएस्ट। स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा हाई किस में होता है? ठीक है, तो ये आपको मालूम करना है। देखिए जो ये सॉलिड जो आइटम होते हैं उसमें एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, हाईएस्ट होती है। ठीक है, एल्युमिनियम, उसके बाद होता है आपका निकल, एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद होता है आपका निकल, निकल के बाद आपका आ जाएगा स्टील। ठीक है, स्टील के बाद आ जाएगा आपका आयरन। ठीक है, आयरन, इसके बाद आपका आ जाएगा पीतल। ठीक है, पीतल होता है। फिर उसके बाद आता है आपका कांच। ठीक है, कांच यानी ग्लास। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये एक बार याद रखिएगा, एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की। When an object is placed at infinity in front of a concave mirror, the image formed is। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आपको या पता होना चाहिए, ये आता है क्वेश्चन में। देखिए जो इसमें सही आंसर वो हो जाएगा रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। ठीक है, ये कॉन्केव मिरर की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें याद रखिएगा रियल और इन्वर्टेड। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मेड इट मैंडेटरी फॉर द टूरिस्ट व्हीकल्स टू कैरी गार्बेज बैग्स। ठीक है, तो ये भी रिसेंट का न्यूज़ है। जो इसमें सही आंसर है वो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। ये करंट अफेयर्स ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर आपको आंसर आता है तो आप पक्का कर लेंगे उसको, अगर आपको नहीं आता तो उसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको छोड़ देना है। ठीक है, जो छोड़ना ही ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि अगर उसमें गलत फिर आप कर देंगे। 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 में अगर आपने कोई भी गलत किया तो आपका गलत आंसर नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। It was launched by Azerbaijan. The 100% of the fund will go to climate projects in developing countries focused on clean energy, energy efficiency, climate resilience and new technologies. ठीक है, तो ये CFAF के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए लॉन्च तो अपने अजरबैजान ने ही किया था। ठीक है, लॉन्च जो था आपका अजरबैजान ने ही किया था, और इसका जो ये 50% की जगह ये 100% की जगह ये 50% ही है। ठीक है, इन डेवलपिंग कंट्रीज़ का हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो ओनली 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अजरबैजान से ही स्टार्ट हुआ है, तो ये आपको याद रखना है CFAF। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट होता है। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। ये आपको पता करना है, एटॉमिक न्यूक्लियस में सबसे किसने फाइंड आउट किया? तो इसका सही आंसर वो है जेम्स चैडविक। वाई डज अ सोप नॉट वर्क इफेक्टिवली इन हार्ड वाटर? ओके, तो इसमें जो सही आंसर है सोप रिएक्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, इसलिए ये हार्ड वाटर में इफेक्टिवली नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मनी टू गर्ल्स स्टूडेंट्स टू बाय सैनिटरी नैपकिन्स? ठीक है, सैनिटरी नैपकिन्स, जो इसका सही आंसर वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला है? ठीक है, तो ये मिला था आपको अट्टम को। ठीक है, अट्टम को मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ओर ऑफ मरकरी? तो प्राइमरी ओर ऑफ मरकरी के बारे में इसमें पता करना है। तो इसका जो सही आंसर वो है आपका सिनेबार, सिनेबार। What is the barbiturate acid known for its context in context of pharmacology? फार्माकोलॉजी में बारबिट्यूरिक एसिड क्या होता है, तो ये आपको मालूम करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो है इट इज़ अ पेरेंट कंपाउंड ऑफ द ट्रैंकुलाइजर्स एंड सिडेटिव। तो जो ट्रैंकुलाइजर्स और सिडेटिव्स बनाए जाते हैं वो बारबिट्यूरिक एसिड से ही बनाए जाते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एंड्रो विलेज इन डैश वन द बेस्ट टूरिज्म विलेज इन द हेरिटेज कैटेगरी एट द 2024 बेस्ट टूरिज्म विलेज कॉम्पिटिशन। तो ये कहाँ पे है ये एंड्रो विलेज? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी बताइए, इसको ट्राई करिए।
तो इसका जो सही आंसर वो है आपका मणिपुर। मणिपुर का जो एंड्रो विलेज है इसको मिला था, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ये मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस के बारे में पूछा जा रहा है। इट इज़ अ यूएस लेड नेटवर्क टू स्ट्रेंथन कॉर्पोरेशन अमंग मेंबर्स टू सिक्योर सप्लाई चेन्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। इंडिया इज द मेंबर ऑफ दिस नेटवर्क। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बोथ 1 और 2 इसमें सही है। यूएस लेड ही है और इसमें इंडिया भी है, ठीक है। मिनरल्स एमएसएफ है, एमएसएमएफ आपको याद रखना है, मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क। द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स बाय बॉन्डिंग विद इटसेल्फ इज कॉल्ड, ठीक है। ये आपको पता करना है। इसका जो सही आंसर वो है कैटिनेशन, ठीक है। इसे कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स एन आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? देखिए, जब आयोनिक बॉन्ड तब होता है इट रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है किसी दूसरे एटम में तो उसको बोलते हैं हम लोग आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे 103 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए हैं और अभी हम लोग बाकी के जो क्वेश्चंस अभी और भी बचे हुए हैं, अराउंड 47 क्वेश्चंस और हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे और इसके अलावा हम लोग नई टेस्ट सीरीज़ भी उसी में लॉन्च करेंगे। तो ये मैं ऐसे कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट मतलब 1 घंटे का एक सेशन रख रहा हूँ ताकि आपको इतनी चीज़ें रिवाइज़ होने में आसान रहे, इतने चीज़ों को आपको आइडिया हो। आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग अगले वाले वीडियोस में हम लोग इसमें करेंगे। काफ़ी इसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये आपके आई होप कि आपको ये काफ़ी हेल्प हुआ होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या आपको कोई इसमें लगता है कि मैं कोई और सुधार कर सकता हूँ तो इसमें ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम मैं उसके भी इस पर वर्क करूँगा और आपको और भी अच्छे तरीके से इसको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग आगे के क्वेश्चंस इसमें करेंगे। ये आप समझ सकते हैं कि पार्ट 1 टाइप का है, लेकिन हम लोग आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि वीडियो की लेंथ में काफ़ी लंबी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आपको ये इतना ही यहीं पे मैं रोकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं किया है, आपको उसमें प्रॉब्लम है, तो आप करंट अफेयर की सीरीज़ हमने दृष्टि की करी हुई है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। उसको आपको पूरा करंट अफेयर्स हो जाएगा। इवन यूपी का जो करंट अफेयर्स है वो भी आप उसमें करंट अफेयर्स की सीरीज़ में देख सकते हैं और वो भी आपको मैप के थ्रू उसमें हमने सारी चीज़ें बताई हैं। इन्फॉर्मेशन वो काफ़ी इजी है याद करने के लिए, छोटी वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं, याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।